सीटेट का पेपर 6 सितंबर को है। तो ये सीटेट की परीक्षा पास करने के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग 10 प्रीवियस ईयर पेपर सेट सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग देखेंगे एग्ज़ाम में वैसे हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा और आप लोगों को सीटेट पास करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोग सीटेट पास भी हो जाएंगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ ही सीडीपी का 30 प्रश्न सॉल्व करिए और ख़ुद अपना आकलन करिए, देखिए कि सीडीपी में आप लोगों का 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 30 क्वेश्चन। आप लोग 30 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कथन में दिया है दोस्तों, किशोरों को भावनात्मक विनियमन और उनके संवेगों को बाधित करने में कठिनाई होती है और वो साथियों के दबाव के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। तो दोस्तों ये बात तो सही है कि भावनात्मक विनियमन और उनके संवेगों को बाधित करने में कठिनाई होती है, साथियों के दबाव के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं किशोर। और कारण में दोस्तों दिया है, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन किशोरों के व्यवहार को विभिन्न तरीक़ों से प्रभावित करते हैं। ये भी दोस्तों सही है कि किशोरावस्था में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जैसे आवाज़ में चेंज होते हैं और दाढ़ी मूंछ भी आना और ढेर सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं दोस्तों। तो किशोरों के व्यवहार को विभिन्न तरीक़ों से ये प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर सही तरीके से करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे ने विकास और सीखने के क्रम में को महत्व दिया। जीन पियाजे ने विकास और सीखने के क्रम में को महत्व दिया। तो किसको महत्व दिया? परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, इसको नहीं महत्व दिया है। सीखने के लिए बच्चों की परिपक्वता व तत्परता, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। यही जीन पियाजे ने विशेष ध्यान दिया है, विशेष महत्व दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस अवधारणा श्रेणी के बारे में सीखना आसान है? यदि ऑप्शन नंबर ए, अवधारणा को शुरू करते समय परिचित उदाहरण दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है दोस्तों। अवधारणा के बारे में पिछला ज्ञान सक्रिय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, सक्रिय होता है। संज्ञानात्मक भार बनाने के लिए बहुत सारी उन्नत जानकारी दी जाती है। ये संज्ञानात्मक भार, ये निगेटिव भार शब्द जो है ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। संकल्पना को अमूर्त और जटिल तरीक़ों से प्रस्तुत किया जाता है। तो संकल्पना को जटिल तरीके से नहीं, ये सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिभाशाली बच्चे जानकारी को जल्दी और सटीक रूप से अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। तो हम लोग चारों ऑप्शन देख लेते हैं। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ सामाजिक संप्रेषण कौशल का प्रदर्शन करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक संप्रेषण कौशल प्रतिभाशाली बच्चे का अच्छा ही हो। आसानी से विचलित हो जाते हैं, आसानी से विचलित नहीं होते हैं, ये गलत है, ये भी गलत है। और सभी शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम क्षेत्रों में उत्कृष्टता दिखाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सभी शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम में उत्कृष्टता दिखाएं। प्रतिभाशाली बच्चे किसी भी क्षेत्र में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भावनात्मक नियमन की एक प्रभावी युक्ति कौन सी है? निम्न में से भावनात्मक नियमन की एक प्रभावी युक्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भावनाओं को दबाना। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भावनाओं को दबाना, ये तो गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भावनाओं को नियंत्रण होने तक इंतजार करना चाहिए, ये भी एक गलत है। भावनात्मक उत्प्रेरणों के प्रति आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करना चाहिए, आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लेखन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषताएं दिखाई देने की संभावना है? तो प्रत्याहार, अपराध बोध और चिंता, ये तो नहीं होता। लिखने में धीमी गति, खराब ढंग से अक्षर बनाना, ब्लैक बोर्ड से नकल करने में कठिनाई होती है। आशील, ध्यान केंद्रित, कठिनाई, भूलने की बीमारी। तो लेखन वैकल्य जो है दोस्तों, ये आपका लिखने से संबंधी विकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, समकालीन समय में जेंडर विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समकालीन समय में जेंडर विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1, जेंडर द्विवर्ग होता है, व्यक्ति या तो पुरुष होता है, व्यक्ति या तो पुरुष होता है या फिर महिला। जन्म के समय किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना जेंडर विशुद्ध रूप से और पूरी तरह से निर्धारित होता है। जेंडर पहचान संस्कृति अवधारणाओं से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है। किसी समाज के मानदंड, मान्यताएं और सांस्कृतिक अवधारणाएं ही यह निर्धारित करती हैं कि जेंडर की भूमिकाएं क्या होती है। जबकि सेक्स एक जैविक अवधारणा है। ये सेक्स जो है जैविक अवधारणा, जैसे महिला पुरुष, ये एक जैविक अवधारणा है, मेल है या फीमेल है। बाकी जो सामाजिक, समकालीन समय में ये जो सामाजिक अवधारणा है, ये समाज के लोग जो है निर्धारित करते हैं। तो ये जेंडर पहचान संस्कृत अवधारणा से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ले बायोगास्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ले बायोगास्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, बाह्य भाषण का उपयोग दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के साथ ही जो है ये दोस्तों, बाह्य भाषण का उपयोग दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। भाषा अनिवार्य रूप से बच्चे के सोचने के तरीकों को प्रभावित करती है, ये भी सही है। आंतरिक भाषण का उपयोग मानसिक तर्क के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। दोस्तों, भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं डालता है। दोस्तों, भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं डालता, ये सहयोग करता है, विकास में सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों ये कथन में दिया है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब उनकी गलतियों के लिए उनकी बार बार आलोचना की जाती है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब उनकी गलतियों के लिए उनकी बार बार आलोचना की जाती है। तो दोस्तों, बार बार आलोचना करने से बच्चा जो है कुंठित हो जाएगा दोस्तों, और वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा, उनकी भावना में डर उत्पन्न हो जाएगा। और बार बार आलोचना करने से बच्चे में आत्मनिर्भर बनते हैं, जिससे उन्हें उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलती है। बार बार आलोचना करने से बच्चा आत्मनिर्भर बनने के बजाय बच्चा चित हो जाएगा
और असहाय सा महसूस करने लगेगा। तो इसलिए दोस्तों ये कथन और कारण दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। कथन ए और आर यानी कथन और कारण दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम के संदर्भ में लेबागस्की के विचारों का अनुसरण करते हुए एक शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को लगातार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करें। तो प्रतिस्पर्धा शब्द जो है निगेटिव शब्द है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए इसमें गलत है। गतिविधियों के दौरान संवाद और सामूहिक शिक्षा को बढ़ावा दें। तो गतिविधियों के दौरान संवाद और सामूहिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चर्चाओं में सांस्कृतिक ज्ञान के विकिरण को रोकें। तो ये रोकना ये गलत है। विद्यार्थियों के बीच मौखिक रूप से बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए दोस्तों, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वह कौन सी प्रक्रिया है जो स्मृति में संग्रहित जानकारी को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों ये पुनर्प्राप्ति जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान देना ये नहीं है। भूलना ये तो एकदम गलत है। क्षय होना ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कथन में दोस्तों दिया है अनुकूलन के साधन जैसे श्रव्य टेप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग जो लिखित लिपि को वाक में बदलता है, कार्य पूरा करने के लिए विस्तृत समय आदि उन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं जिन्हें दृष्टिबाधिता कहते हैं। तो ये भी सही है दोस्तों कि अनुकूलन के साधन जैसे श्रव्य टेप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग जो लिखित लिपि को वाक में बदलता है, कार्य पूरा करने के लिए विस्तारित समय आदि उन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं जिन्हें दृष्टिबाधिता कहते हैं। तो जैसे कोई चीज़ लिखा है तो अगर उसको लिपि को वाक में बदल दिया जाएगा, वो बोल के अगर सुना देगा तो वो सुन के जो है स्टूडेंट दृष्टिबाधित अभ्यर्थी लिख लेगा और समझ जाएगा। तो अब कथन इसका सही है। शिक्षकों को समानता प्रदान करने और विधिक शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या को अनुकूलित करना चाहिए। तो दोस्तों पाठ्यचर्या को अनुकूलित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पारस्परिक शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका की विशेषता है। पारस्परिक शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका की विशेषता है। तो क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए पूरी प्रक्रिया के दौरान एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक होना, एक मार्गदर्शक और समर्थन प्रदान करने की भूमिका से धीरे धीरे जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपने की स्थिति पर जाना, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सुझावों का मात्र एक प्राप्तकर्ता होना, ये गलत है। विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए प्रभुत्व बनाना और एकमात्र अधिकारी होना, ये गलत है। पूरी प्रक्रिया के दौरान एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक होना, निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं एक सक्रिय पर्यवेक्षक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक मार्गदर्शक और समर्थन प्रदान करने की भूमिका से धीरे धीरे जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपने की स्थिति पर जाना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 14। समकालीन सिद्धांतकारों का मानना है कि बचपन चर और गतिशील है, देवत्व और पवित्र और अच्छाई से जुड़ी एक अवस्था है, केवल एक संक्रमणकालीन चरण है, जीवन का एक चरण है जो वयस्कता की प्रतिरक्षा कर सकता है। तो समकालीन सिद्धांतकारों का मानना है कि बचपन एक चर और गतिशील है। समकालीन बाल विकास सिद्धांतकारों के अनुसार बचपन स्थिर या एक
समान नहीं है। यह एक चर और गतिशील है प्रक्रिया है जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार बदलती रहती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 सही है कि समकालीन सिद्धांतकारों का मानना है कि बचपन चर और गतिशील है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में बाधती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में बाधा डालती है? कलन विधि और स्वानुभाविक प्रणाली को लागू करना, कलन विधि और स्वानुभाविक प्रणाली को लागू करना, एक समग्र, ऑप्शन नंबर 2, एक समग्र समस्या के एक पहलू पर स्थिर होना। तो यही ऑप्शन गलत है। जो है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 गलत है। एक समग्र समस्या के एक पहलू पर स्थिर होना ये गलत है। बड़ी जटिल समस्या को प्रबंधनीय छोटी समस्याओं में विभाजित करना सही है। ऐसा समाधान का उपयोग करना जो पहले इसी तरह के समस्या को हल करने में प्रभावी हो, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गतिविधियां जो विद्यार्थियों के सीखने की प्रेरणा के लिए हानिकारक है। गतिविधियां जो विद्यार्थियों के सीखने की प्रेरणा के लिए हानिकारक है, केवल शिक्षक द्वारा तय की गए अमूर्त लक्ष्यों पर आधारित हो। तो दोस्तों यही ऑप्शन गलत है, इसका यही ऑप्शन हानिकारक है। विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, बिल्कुल जुड़ी होनी चाहिए। विद्यार्थियों की ज़रूरतों और रुचियों को पूरा करती हो, ये भी सही है। विद्यार्थियों के लिए मध्यतम स्तर पर कठिन हो, बहुत ज़्यादा अगर कठिन कर दिया जाए और बच्चों को एकदम समझ में ना आए तो ये भी जो है गलत होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 गलत है। केवल शब्द ये निगेटिव है और शिक्षक द्वारा तय किए गए अमूर्त लक्ष्यों पर आधारित हो, तो ये भी गलत है इसलिए।